हेलो दोस्तों, वेलकम एवरीवन टू डियर मित्रों। तो दोस्तों आज का हमारा टॉपिक कवर अप हो रहा है यहाँ पे प्राइवेटाइजेशन इन द बैंकिंग सेक्टर, और सेकंड टॉपिक हमारा कवर अप हो रहा है प्रॉब्लम्स एंड प्रोस्पेक्ट्स ऑफ ओवरसीज ब्रांचेस। ये इसका दूसरा नाम है प्रॉब्लम्स एंड फ्यूचर्स ऑफ ब्रांचेस ऑफ ओवरसीज बैंक। ठीक है, तो ये दो टॉपिक हम लोग आज इस वीडियो में कवर अप कर रहे हैं। सबसे पहले तो हम पढ़ेंगे कि प्राइवेटाइजेशन इन बैंकिंग सेक्टर क्या है। तो हम लोगों ने लास्ट वीडियो में देखा था कि हम लोग की गवर्नमेंट ने क्या कर दिया था, बैंक को नेशनलाइज कर दिया था। बैंक को नेशनलाइज करने का मतलब क्या था कि जो भी बैंक्स प्राइवेट सेक्टर के हाथ में थी उनके 50 या 50 से ज़्यादा 51% से ज़्यादा शेयर्स खरीदने की वजह से वो बैंक किसके हाथ में आ गई, गवर्नमेंट के हाथ में आ गई। यानी हम लोग के दोनों यूनिट्स मिला के बैंकिंग का काम करा रहे थे, मतलब प्राइवेट सेक्टर भी और पब्लिक सेक्टर भी, लेकिन मेजॉरिटी ऑफ शेयर किसका रहता था, गवर्नमेंट का। तो उसी को हम लोग बोलते थे नेशनलाइजेशन। जब ये कंपनीज यानी जब ये बैंक्स नेशनलाइज हुई थी उसके बाद से गवर्नमेंट ने किसी भी प्राइवेट सेक्टर को अलाउ नहीं किया बैंकिंग सेक्टर में आने के लिए। ऑलमोस्ट 2 डिकेड्स ऐसे हो गए जहाँ पे कोई भी प्राइवेट सेक्टर बैंक जो है वो कंपटीशन में नहीं आया, ना उनको चलाने दिया। ठीक है, इसकी वजह से प्रॉब्लम क्या हो रहा था, सिर्फ और सिर्फ गवर्नमेंट का राज चल रहा था। तो यहाँ पे हम लोग के सबसे मेन स्टेप लेने वाले नरसिम्हा कमेटी थे। आपको ये नाम याद रखना है। नरसिम्हा कमेटी पहली ऐसी कमेटी है जिन्होंने प्राइवेट सेक्टर के लिए रिक्वेस्ट की थी बैंक से कि जितने पब्लिक सेक्टर को आप अलाउ दे रहे हो, छूट दे रहे हो बैंकिंग सेक्टर में आने के लिए, उतने ही अलाउमेंट जो है वो प्राइवेट सेक्टर को भी दो। क्यों ऐसा करने बोला, क्योंकि अगर प्राइवेट सेक्टर रहा तो वहाँ पे कंपटीशन रहेगा। पब्लिक सेक्टर रहा, सिर्फ गवर्नमेंट के हाथ में सब चीज़ रही, तो क्या हो जाएगा, कंपटीशन नहीं रहेगा। लेकिन जब प्राइवेट सेक्टर आएगा तो गवर्नमेंट भी जो है अपने आप काम करना चालू कर देगी। ठीक है, इसकी वजह से नरसिम्हा कमेटी की रिकमेंडेशन की वजह से आरबीआई ने अलाउ कर दिया, उनकी जो रिपोर्ट है वो एक्सेप्ट कर दी गई। द न्यू बैंक सेटअप्स इन द 1990 आर डिस्क्राइब एज अ न्यू प्राइवेट सेक्टर बैंक। जब भी ये रिकमेंडेशन एक्सेप्ट हुई उसके बाद से वापस प्राइवेटाइजेशन जो है बैंकिंग सेक्टर में आने लगा। आज के टाइम पे 27 प्राइवेट सेक्टर बैंक है, जिसमें से 19 ओल्ड प्राइवेट सेक्टर बैंक है और बाकी के 8 जो है वो न्यू प्राइवेट सेक्टर बैंक है। ये प्राइवेट सेक्टराइजेशन को उन्होंने अलाउ क्यों किया, क्योंकि गवर्नमेंट ने भी ये देखा कि अगर सिर्फ सारी बैंक हम लोग ने गवर्नमेंट के हाथ में दे दिए तो बैंक अच्छे से चल नहीं रही, मतलब बहुत स्लो स्पीड में चल रही है, और जिसकी वजह से हम लोग का डेवलपमेंट जितना चाहिए, जितना फास्ट स्पीड में चाहिए उतना नहीं हो रहा। इसकी वजह से वहाँ पे एक ही हम लोग का ऑप्शन था कि उनके बीच में हम लोग कंपटीशन लगा के रख दें। ठीक है, तो ये कंपटीशन कैसे आ सकता है, जब प्राइवेट और पब्लिक दोनों सेक्टर को एक दूसरे के अगेंस्ट में खड़ा कर देंगे तो ये जो कंपटीशन है वो खड़ा हो सकता है। इसकी वजह से ये जो नरसिम्हा कमेटी का रिपोर्ट है वो एक्सेप्ट कर दिया गया, और सिर्फ नेशनलाइजेशन बैंक नहीं काम करती, जबकि अभी आज के टाइम पे प्राइवेटाइजेशन भी है, यानी प्राइवेट बैंक भी जो है वो इंडिया के अंदर काम करती है। ओके, कॉम्पिटिशन्स बढ़ने की वजह से। नेक्स्ट हम लोग का टॉपिक है प्रॉब्लम्स एंड प्रोस्पेक्ट्स ऑफ ओवरसीज ब्रांचेस, प्रॉब्लम एंड फ्यूचर्स ऑफ ब्रांचेस ऑफ ओवरसीज बैंक। ठीक है, सबसे पहले तो मैं आपको ओवरसीज बैंक के बारे में बताना चाहती हूँ। ओवरसीज बैंक का मतलब क्या होता है, जिनकी ब्रांचेस जो है वो कंट्री के बाहर है उसको हम लोग ओवरसीज बैंक बोलते हैं। जैसे कि स्टेट बैंक ऑफ इंडिया हो गया, पंजाब नेशनल बैंक हो गया, जो इंडिया के अंदर काम कर रही है लेकिन उनकी ब्रांचेस जो है फॉरेन कंट्री के अंदर भी है, वो क्या हो जा रही है, ओवरसीज ब्रांचेस। ठीक है, तो एक टाइम पीरियड आया जहाँ पे हम लोग बाकी सारे लोगों के साथ ग्लोबल में कंपटीशन करने लगे, यानी पूरे ग्लोब में कंपटीशन लग गया था। अब उस ग्लोब में अगर खड़े रहना है तो हमको भी उस कंपटीशन में खड़े रहने की बहुत ज़्यादा ज़रूरत थी। ठीक है, इसकी वजह से बैंक जो प्राइवेटाइजेशन जो हो गई थी, यानी जो बैंक प्राइवेट सेक्टर में थी उन्होंने क्या किया, अपनी ब्रांचेस फॉरेन कंट्रीज़ में भी लोकेलेट करना चालू कर दिया। लेकिन उसमें कुछ प्रॉब्लम्स आए, हम लोग को वही प्रॉब्लम इसमें पढ़ने। ठीक है, इंडियन बैंक को 2 तरह की प्रॉब्लम फेस करनी पड़ी। एक हम लोग का है ऑपरेशनल प्रॉब्लम और दूसरा हम लोग का है बेसिक प्रॉब्लम। ऑपरेशनल प्रॉब्लम का मतलब क्या होता है, अगर कस्टमर को ऑपरेट करते समय बैंक को कुछ प्रॉब्लम आ रही है तो उसको हम लोग क्या बोलते हैं, ऑपरेशनल प्रॉब्लम। ठीक है, और दूसरे साइड बेसिक प्रॉब्लम का मतलब क्या होता है, बेसिक प्रॉब्लम का मतलब जो बेसिक चीज़ों से रिलेटेड रहता है, जैसे कि कैपिटल की इनएडिक्वेसी हो गई, या तो कोई नया इनोवेशन करना है लेकिन वो हो नहीं पा रहा, तो वो सब चीज़ें क्या हो रही है, बेसिक प्रॉब्लम आ रही है। ठीक है, वन ऑफ द ऑपरेशनल कंस्ट्रेंट ऑफ ओवरसीज ब्रांचेस इज द इरोजन ऑफ एस्टेब्लिश्ड कस्टमर बेस। This is particularly true for the branches located chiefly in the areas of Indian expertise, which are threatened by the revolution in retail banking brought about by electronic equipment and the innovation introduced by the large multinational bank.
In order to meet these challenges, it is imperative on the part of Indian Bank to mechanize those overseas branches for better efficiency and reduction in cost. Okay, इस पैराग्राफ में हम लोग को क्या दिया हुआ है, जब भी हम लोग ओवरसीज ब्रांचेस के बारे में सुनते हैं या पढ़ते हैं तो उसमें ये रहता है बाकी सारी बैंक जिस तरीके से आगे बढ़ती जा रही है उस तरीके से हमको अपनी बैंक को भी आगे बढ़ते रखना है, ठीक है। तो एक टाइम पीरियड आया था जब मल्टीनेशनल कंपनी काफ़ी ज़्यादा डेवलप्ड हो गई थी और उस डेवलपमेंट की वजह से जो बाकी सारे कंट्रीज़ की बैंक्स है वो भी फॉरेन कंट्रीज़ में डेवलप्ड हो रही थी। तो उनके साथ अगर हम लोग को कंपटीशन में खड़े रहना है तो हमको क्या करना पड़ेगा, जो टेक्नोलॉजी उन लोग इस्तेमाल कर रहे हैं वही टेक्नोलॉजी हमको भी इस्तेमाल करनी पड़ेगी। अब ये टेक्नोलॉजी को सीखने के लिए थोड़ा बहुत टाइम तो हमको लगेगा। उसके साथ साथ प्रॉब्लम क्या थी कि कैपिटल हमारे पास उतना नहीं था जितना उस टेक्नोलॉजी को सीखने के लिए ज़रूरत था। बाकी सारे कंट्रीज़ तो ऑलरेडी डेवलप कंट्री है तो उनको तो कोई प्रॉब्लम नहीं क्योंकि उन लोग कैपिटल तुरंत ला के रख सकते हैं, लेकिन इंडिया एक डेवलपिंग कंट्री है तो वो कैपिटल अरेंज करने के लिए उनको प्रॉब्लम था। अब वो कैपिटल एक बार अरेंज भी हो जाएगा लेकिन उसके बाद न्यू जो भी स्टाफ्स है उनको नई चीज़ सिखाने में भी उनको प्रॉब्लम हो रही थी। इसके साथ सेकंड पॉइंट इसके अंदर ये दिया हुआ है कि जब हम लोग ओवरसीज़ ब्रांचेस खोलना चालू किए तो क्या हो गया था कि ओवरसीज़ ब्रांचेस में हम लोग को सबसे ज़्यादा प्रॉफिट हो रहा था। जितना लोकल एरिया में प्रॉफिट नहीं हो रहा था उतना ओवरसीज़ ब्रांचेस में प्रॉफिट हो रहा था। इसकी वजह से बहुत सारे बैंक ऐसे हैं जिन्होंने ओवरसीज़ ब्रांचेस खोल रखी और उन्होंने लोकल ब्रांचेस को पूरी तरीके से निगलेक्ट कर दिया। यानी उनके पास ऑलरेडी कस्टमर्स है, उनके पास ऑलरेडी अकाउंट्स है, लेकिन उन लोग उसके ऊपर ध्यान नहीं दे रहे थे। उन लोग किसके ऊपर ध्यान दे रहे थे, फॉरेन ब्रांचेस के ऊपर ध्यान दे रहे। क्यों? क्योंकि वहाँ से उन लोग को प्रॉफिट ज़्यादा मिल रहा था। लेकिन प्रॉब्लम क्या हो रही थी कि जो लोकल एरिया है वो लोकल एरिया धीरे धीरे नीचे जाता जा रहा था और फॉरेन बैंक जिन्होंने वहाँ पे उन्होंने बहुत सारी ब्रांचेस खोल रखी है वो ब्रांचेस भी उतनी चल नहीं रही थी जितनी चलनी चाहिए, ठीक है। इसकी वजह से दोनों तरफ से क्या हो गया, प्रॉब्लम्स क्रिएट होने लग गई और वो जो बैंक फॉरेन कंट्रीज़ में अपनी ब्रांचेस खोल रही है वो धीरे धीरे नीचे आने लग गई। तो इसके ऑप्शन क्या है, यानी ये प्रॉब्लम का सल्यूशन क्या है, तो जो बैंक फॉरेन कंट्रीज़ में नहीं चल रही है, जो ब्रांचेस फॉरेन कंट्रीज़ में नहीं चल रही है उनको बंद कर दो या तो फिर उनको मर्ज कर दो। ये हमारे पास पहला ऑप्शन था। दूसरा ऑप्शन क्या था कि यहाँ पे जो लोकल एरिया के अंदर तुम्हारी बैंक चल रही है उसके ऊपर फोकस रखो। क्यों? क्योंकि भले एक जगह से पैसा नहीं आ रहा हो लेकिन दूसरे जगह से तुम अच्छे से काम करोगे तो तुम्हारे पास करेंसी डेवलप्ड होने लग जाएगी, ठीक है। In view of the fact that some of our foreign branches have been found non-viable, Indian bank branches abroad have also begun to adopt selective and cautious approach in matter of loan disbursement. Consequently, prudent and ceiling for borrower are also fixed. One of the serious problems which Indian bank branches abroad are encountering is inadequacy of capital. Owing to small reserve and equity, foreign branches' ability to attract primary deposit is adversely affected. Besides, some of the important countries which offer profitable business potential also stipulated heavy capital requirement which preclude Indian bank entry in those country. जैसे मैंने स्टार्टिंग में ही आपको बताया कि इंडियन बैंक के साथ प्रॉब्लम क्या है कि इंडियन बैंक के पास उतनी कैपिटल नहीं है जितनी फॉरेन कंट्रीज़ के साथ है। मतलब बाकी सारे कंट्रीज़ के पास कैपिटल बहुत अच्छा खासा है क्योंकि वो डेवलप कंट्री और इसकी वजह से वो कंपटीशन में बहुत अच्छे से टिक पा रही है। लेकिन इंडियन बैंक के साथ वो कैपिटल उतना नहीं है जितना ज़रूरत है और कैपिटल अगर उनको बनाना भी है तो उनको टाइम चाहिए। तो इसकी वजह से क्या हो रहा था कि कंपटीशन बहुत आगे चल रहा था और हम कछुए की स्पीड चल रहे थे। तो ये प्रॉब्लम्स होने की वजह से हम लोग की फॉरेन बैंक या फॉरेन ब्रांचेस जो है वो उतनी चल नहीं रही थी जितनी चलनी चाहिए, ठीक है। तो दोस्तों यहाँ पे हमारा ये टॉपिक कवर अप हो गया। वापस हम एक बार रिवाइज कर लेते हैं। सबसे पहले हम प्राइवेटाइजेशन पढ़े थे। प्राइवेटाइजेशन में हमने क्या पढ़ा कि नेशनलाइजेशन होने के बाद कोई भी प्राइवेट सेक्टर बैंक को कंपटीशन के अंदर एंट्री होने नहीं दे रहे थे। इसकी वजह से नरसिम्हा कमेटी करके एक कमेटी है जिन्होंने स्टेप लिया ये प्राइवेटाइजेशन के लिए। क्यों? क्योंकि दोनों के बीच में यानी पब्लिक सेक्टर प्राइवेट सेक्टर के बीच में कंपटीशन लगा रहे और लोग प्रॉफिट के लिए एक दूसरे के साथ कम्पीट करते रहे, ठीक है। ये हम लोगों ने प्राइवेटाइजेशन में पढ़ा था। सेकेंड हम प्रॉब्लम्स एंड प्रोस्पेक्ट्स पढ़े थे जिसमें हमने ये देखा कि ओवरसीज ब्रांचेस को क्या क्या प्रॉब्लम हो रही थी, जिसमें दो टाइप के प्रॉब्लम थे। एक ऑपरेशनल प्रॉब्लम था और दूसरा बेसिक प्रॉब्लम था। ऑपरेशनल प्रॉब्लम
जो कस्टमर को ऑपरेट करते समय बैंक्स को क्रिएट होती है वो, और बेसिक प्रॉब्लम कैपिटल वगैरह के रिलेटेड थे। बैंक को क्या क्या प्रॉब्लम होती है, तो सबसे पहला तो कैपिटल ही है कि बैंक के पास उतना कैपिटल नहीं है जितना बाकी सारे कंट्रीज़ के पास है, इसकी वजह से कंपटीशन में वो धीरे चल रही है। सेकंड, इनोवेशन के बारे में पढ़ा कि बाकी सारी कंट्रीज जो है मल्टीनेशनल कंपनीज आने की वजह से अपने अपनी नई नई चीज़ें इनोवेट कर रही है, लेकिन अपनी इंडियन बैंक्स उस इनोवेशन में स्लो स्पीड में चल रही है, ठीक है। तो इसकी वजह से भी हमारी इंडियन ब्रांचेस जो है वो पीछे चल रही है। थर्ड प्रॉब्लम हम लोग ने देखा कि बहुत सारे इंडियन ब्रांचेस जो है वो क्या कर रहे हैं, अपनी बैंक फॉरेन कंट्रीज़ में डेवलप करते जा रहे हैं, लेकिन इंडिया के अंदर जो ब्रांचेस है उन लोग के ऊपर उन लोग ध्यान नहीं दे रहे, और इसकी वजह से दोनों तरफ से उनको क्या हो रहा है, नुकसान हो रहा है। तो इसका सोल्यूशन क्या है कि जो ब्रांच चल रही है उनको चलाओ या मर्ज कर दो, तो क्या होगा कि वो मर्ज वाले बैंक जो है वो साथ में चलेंगे, और जो लॉस मेकिंग बिजनेस है वो धीरे धीरे कम होता जाएगा। तो दोस्तों यहाँ पे हमारा टॉपिक कवर अप हो गया। होपफुली आपको वीडियो समझ आया होगा। वीडियो कैसा लगा, लेक्चर कैसा लगा, ज़रूर बताइएगा वीडियो के एंड में या कमेंट सेक्शन में जाके। और अगर अभी तक आपने वीडियो को सब्सक्राइब नहीं किया है या डियर मित्रों को सब्सक्राइब नहीं किया तो प्लीज़ एक बार कर दीजिएगा, ताकि जो नई नई चीज़ें हैं वो आपको अप टू डेट होते रहे। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए बाय बाय।